आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय की गणना विधियों के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं। उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। पहला देखते हैं उत्पाद विधि। देखिए, जब उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसको उत्पाद विधि कहा जाता है। दूसरा आय विधि है। तो आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको आय विधि कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ हम लोग व्यय विधि को देखेंगे। व्यय विधि जो होती है, व्यय विधि को साइमन कुजनेट्स ने 2 भागों में बांट दिया। उसके आधार पर पहला एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। पहले देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब किसी देश द्वारा शेष विश्व के देशों के साथ किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन न किया जाए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट न किया जाए। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता है किसी देश के साथ तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था का स्वरूप नहीं है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो अपवाद में आपका नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया इस समय बंद अर्थव्यवस्था का स्वरूप के रूप में देखा जाता है क्योंकि वो किसी दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं कर रहा है। बंद अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। पहला होता है द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला, एक उस देश में उत्पादक वर्ग होता है और दूसरा उपभोक्ता वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग का काम होता है वह अपनी आय का या तो उपभोग करता है नहीं तो निवेश करता है, और जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसका काम होता है या तो अपनी आय का उपभोग करता है नहीं तो बचत करता है। यानी अगर द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को देखा जाए, स्वरूप को देखा जाए तो इस प्रकार होगा C+S और C+I। C+S ये उस देश की पूर्ति पक्ष को दिखाता है। C+I जो होता है वो मांग पक्ष को दिखाता है। यहाँ C का मतलब कंजप्शन, उपभोग, S का मतलब सेविंग, बचत, और यहाँ I का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब मांग और पूर्ति बराबर हो। यहाँ ये C+S जो है ये पूर्ति पक्ष को दिखाता है, सप्लाई सेक्टर को दिखा रहा है। तो ये C+S = C+I। C दोनों तरफ है, कट जाएगा, S = I। यानी जो भी द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था होती है, द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में जितना बचत होता है उतना ही निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा हमारा है त्रिक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। त्रिक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग इनके साथ साथ सरकार का भी अस्तित्व पाया जाता है। गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले था C+S पूर्ति पक्ष हमारा, और यहाँ मांग पक्ष C+I। तो इसमें टैक्स जुड़ जाता है और यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय को मांग पक्ष में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का हमारा स्वरूप होता है C+S+T, ये उस देश की पूर्ति पक्ष होता है, C+I+G उस देश का मांग पक्ष होगा। अर्थव्यवस्था संतुलन में कब होती है? जब मांग और पूर्ति बराबर हो।
यानी इस प्रकार से होगा C प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। अब यहां C उपभोग उपभोग दोनों तरफ है, कट जाएगा, S प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। इस प्रकार त्रिक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था का यह स्वरूप होता है। दूसरा हमारा होता है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब किसी देश द्वारा शेष विश्व के देशों के साथ आर्थिक लेन देन किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। इसका स्वरूप देखें तो C प्लस एस प्लस टी प्लस एक्स माइनस एम, यानी उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, सरकार और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। यहां एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट, निर्यात और आयात के डिफरेंस को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो जब पूर्ति पक्ष में इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार का हमारा उसका फार्मूला बनता है, और जब मांग पक्ष में x माइनस एम को जोड़ते हैं तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। संतुलन में कब होगा अर्थव्यवस्था? C प्लस एस प्लस टी और प्लस एक्स माइनस एम। यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाता है इसमें। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? संतुलन में हो जाती है। ये हमारी खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है। यहाँ तक हम लोगों ने किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में समझा है। इसके बाद हम लोग भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में समझेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय को किस तरह से दिखाया गया है, उसकी गणना किसने किया था, सबसे पहले किसने उसका अनुमान लगाया था। थैंक यू, धन्यवाद।